हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इन इंडिया। आज आपको मैं कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। नए युग में नया एग्रीकल्चर कैसा होना चाहिए। आपको किसान भाइयों को, खास करके जो एजुकेटेड किसान है, जो थोड़ा डेवलप्ड किसान है, जो आगे की सोचते हैं, और जो किसान कमर्शियली सोचते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। जो किसान सिर्फ खेती बाड़ी करके अपना पेट भरना जानते हैं, पेट भरना चाहते हैं, उसके आगे कुछ नहीं सोचना चाहते हैं, तो शायद ये वीडियो उनके काम में नहीं आएगा। लेकिन जो किसान थोड़े पढ़े लिखे और जागरूक है, उनके लिए ये वीडियो बहुत बहुत काम में आने वाला है। आप ध्यान से सुनिए मेरा वीडियो। मैं जो बोल रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बोल रहा हूँ। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मेरे पास भी जमीन है, मैं भी खेती करता हूँ, प्लस मैं एक प्रोफेशनल भी हूँ, मैं एक बिजनेसमैन भी हूँ, मैं एक भूतपूर्व सैनिक भी हूँ। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि मेरे पास कितना बड़ा एक्सपीरियंस है। कम से कम तो 30-32 साल का एक्सपीरियंस है इन मल्टीपल फील्ड्स। तो मैं जो बोलने जा रहा हूँ प्योरली बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस है, जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा है और रियलाइज किया अपने जीवन में। वही बात आपको बोलने जा रहा हूँ। एक किसान करोड़पति कैसे बन सकता कम से कम जमीन में। मैं फॉर एन एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। अगर आपके पास 1 एकड़ जमीन है, मात्र 1 एकड़, अगर आप यूपी बिहार साइड के हैं तो आपके लिए शायद 30 कट्ठा जमीन इज इक्विवेलेंट टू 1 एकड़। अलग अलग जगह पर अलग अलग मेजरमेंट है। तो अब मैं आपको बताता हूं, आप 1 एकड़ जमीन से, मात्र 1 एकड़ जमीन से करोड़पति कैसे बन सकते हैं, वो भी बगैर किसी खास मेहनत के। आपको ना तो हर एक 3 महीना में खेत जोतना है, ना हर एक 3 महीना में फसल काटना है, ना आपको गुराई करना है, ना उसको स्प्रे करना है, ना देखभाल करना है, ना कुछ नहीं करना। आपको एक दिमाग लगाना है। वो क्या है दिमाग? आप तो ध्यान से कैलकुलेशन पहले सुनिए क्या है। आपको 1 एकड़ की जमीन अगर एक ही जगह पे है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अगर 2 जगह है तो भी बहुत अच्छी बात है। थोड़ा बड़ा प्लॉट होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। आप उसको सबसे पहले मेजरमेंट करवा के घेराबंदी कर दीजिए, पोल से और कटीले तारों से घेराबंदी कर दीजिए, और उसमें एक आने जाने के लिए छोटा सा गेट बना लीजिए, जिससे आप अंदर जाए आए, आपका एग्रीकल्चर इक्विपमेंट अंदर चला जाए वगैरह। उसके बाद उस खेत को अच्छी तरह से पहले तैयार करके, नॉर्मल जुताई वगैरह करके, और उसमें आप प्लांट लगा दीजिए। किसका प्लांट लगाइए? अफ्रीकन महोगनी। मैं रिपीट करता हूं, नॉर्मल महोगनी मत लगाइए। जंगली महोगनी अगर आप लगाएंगे आप बहुत पछताएंगे, आपका खेत भी खराब हो जाएगा, आपका समय भी बर्बाद होगा। इसलिए नॉर्मल महोगनी का पौधा बिल्कुल मत लगाइए, चाहे वो आपको कोई फ्री में देता हो, गवर्नमेंट फ्री में देता हो, वन विभाग फ्री में देता हो, बिल्कुल मत लगाइएगा। आपका समय और खेत दोनों बर्बाद हो जाएगा। आपको करना क्या है, बहुत आप सर्च कीजिए यूट्यूब वगैरह पे, गूगल में वगैरह में, बहुत ऐसी नर्सरी है खास करके वेस्ट बंगाल में, जो अफ्रीकन महोगनी का प्लांट आपको 2 मीटर 3 मीटर का प्लांट, रेडी प्लांट नर्सरी से आपको मिल जाएगा। इसकी बहुत बड़े पैमाने पर खेती होती है नर्सरी में, उसको सीड से उगाए जाते हैं। टिश्यू कल्चर नहीं, सीड से उगे हुए प्लांट मिलते हैं, और उसका नाम है अफ्रीकन महोगनी। बहुत मोटा होता है, कम से कम 4, 5, 6 फीट का मोटाई होता है उसका, और एकदम रेड वुड होता है, इतना सॉलिड, इतना कलरफुल होता है, उससे सारे के सारे फर्नीचर बनते हैं। है मतलब लॉन्ग लास्टिंग फर्नीचर बनते हैं, और उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत ज्यादा है, खोजने से नहीं मिलता है, आपको कुछ सिलेक्टेड जगह से ही खरीदना पड़ेगा, इतना डिमांड है इस लकड़ी का। तो आपने क्या करना है, अफ्रीकन महोगनी के पौधे लाना है। 1 एकड़ में आपको कम से कम 4000 पौधे लगाने। कितने लगाने? 4000 प्लांट्स ऑफ अफ्रीकन महोगनी। मैं धीरे से रिपीट करके आपको बोल रहा हूँ, इस बात को आप याद कीजिए, अफ्रीकन महोगनी। कुछ फोटो भी मैं उसका भी शेयर करूंगा आपको। और वो प्लांट लगा के, और दूरी रखिए, जैसे नॉर्मल दूरी होता है 12 फीट का लगभग लमसम दूरी रखिए। 10 से 12 फीट के डिस्टेंस पे, रो टू रो भी 10 से 12 फीट का डिस्टेंस रखिए, ताकि जो छोटा कल्टीवेटर ट्रैक्टर आता है, छोटा जो हैंड ऑपरेटेड ट्रैक्टर वगैरह आता है, उससे आप उसकी जुताई वगैरह बीच बीच में कर सकते। इतना जगह आप जरूर रखिए, वेंटिलेशन के लिए, सन के लिए, हवा के लिए, फ्यूचर ग्रोथ के लिए। इतना 12 फीट का जगह कम से कम जरूर रखिए। एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच, एक पंक्ति से दूसरे पंक्ति के बीच भी 12 फीट का ही डिस्टेंस रखिए। आपका देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा जब प्लांट बड़ा हो जाएगा। क्योंकि मैं अपने खेत का भी फोटो आपको डालूंगा, मैंने जो लगाया है, और कम से कम 8-9 साल का हो गया है, वो भी मैं आपको फोटो डालता हूँ। देखिए किस तरह, कितना पंक्तिबद्ध दिखता है, लाइन में दिखता है, और देखने के बाद आपको मन करेगा थोड़ा देर रुक जाए, यहाँ पे देखें इसको अच्छे से। फिर आपको क्या करना है, प्लांट लाना है। प्लांट का नीचे का जो प्लास्टिक रहता है वो सबसे पहले निकाल देना है, और 1 फीट 1.5 फीट गड्ढा करके उसमें उसको लगा देना है। शुगर केन इंडस्ट्री या और भी बहुत सारे मेज इंडस्ट्री है, या
और भी कुछ ग्रेन है जिसको सड़ा के फर्मेंटेशन करके उससे इथेनॉल प्रोड्यूस किया जाता है। तो इंडिया में इथेनॉल की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसको यूज करने के लिए मतलब कोई सही तरीका अभी मिला है। इथेनॉल को अगर पेट्रोल में ब्लेंडिंग करके यूज किया जाता है तो सीधा 20% पेट्रोल की खपत तो ऐसे ही कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ एथेनॉल ब्लेंडिंग इन द पेट्रोल। दूसरा क्या है, गवर्नमेंट ने हाइड्रोजन एनर्जी के ऊपर भी काम करना चालू किया है, जो कि वाटर H2O से हाइड्रोजन को अलग करके उसको एनर्जी के रूप में यूज किया जाएगा। हाइड्रोजन कार बनना चालू हो गया है, उसके ऊपर काम चालू है। शायद 2 से 4 साल के अंदर अंदर हाइड्रोजन कार ऑन द रोड आ भी जाएगी। इससे भी क्या होगा, हाइड्रोजन कार प्योरली हाइड्रोजन पे चलेगी, जो कि वाटर से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। और वाटर की अवेलेबिलिटी इन इंडिया आपको मालूम है बहुत प्रचुर है, कोई कमी नहीं है। तो इससे क्या होगा, और भी हमारी डिपेंडेंसी ऑन दी इम्पोर्टेड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड डीजल एक्सेट्रा, हमारी और भी डिपेंडेंसी कम होगी। जैसे जैसे हमारी डिपेंडेंसी कम होगी, हमारा परचेज ऑफ ऑयल और कम हो जाएगा, इंपोर्ट ऑफ ऑयल और कम हो जाएगा, और हमारा जो डॉलर, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज पैसा यहाँ से विदेश जाता है टू बाय पेट्रोल, टू बाय डीजल, वो कम हो जाएगा और हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता जाएगा। फिर उससे हम और कुछ चीज़ें इस टेक्नोलॉजी खरीदेंगे, सेमीकंडक्टर खरीदेंगे जो हमारे पास इतना अवेलेबल नहीं है, या और भी कुछ चीज़ हम खरीद सकते, लिथियम खरीद सकते, इंपोर्ट कर सकते, और हमारा पैसा बचेगा। जब देश का पैसा बचेगा, देश की इकोनॉमी ग्रोथ करेगी, इकोनॉमी GDP ग्रोथ हो जाएगा, और फिर इंडिया नंबर 1 वर्ल्ड लीडर हो जाएगा इन इकोनॉमिक पावर, इन अदर थिंग्स। तो आने वाले 10 साल इंडिया के लिए बहुत बेहतरीन है, और गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, चाहे प्रेजेंट गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है, या उनके एक मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, जो बहुत सही तरीके से सोच रहे हैं, और इनके जो वाक्य है, ये जो बोलते हैं, ये ब्रह्म की लकीर है। ये जो बोलते हैं करते हैं, और उसको धरातल पे ला के छोड़ते हैं। इसलिए इंडिया का आने वाला जो 10 साल है, इंडिया का आने वाला जो समय है, वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, इसके पीछे एक और बहुत बड़ा काम होगा, वो होगा आतंकवाद का खात्मा। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी ऐसी कंट्री है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, जिनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में फॉरेन एक्सचेंज आते हैं। छोटी सी कंट्री, लेकिन उसमें ऑयल के कुएं बहुत है, और वो सभी ऑयल बेचते हैं इंडिया जैसे बड़े बड़े महान देशों को, जहाँ पे करोड़ों अरबों लीटर ऑयल लगते हैं। तो उनके पास अचानक से इतना पैसा आ जाता है, इतना वेल्थ आ जाता है कुछ भी नहीं उनके पास, ओनली बिकॉज ऑफ ऑयल। वो दे आर सुपर रिच कंट्रीज, दे आर ए स्मॉल कंट्रीज बट दे आर सुपर रिच कंट्रीज। और फिर होता क्या, उनके पास एक्सेस ऑफ मनी आने से कुछ कंट्रीज, नॉट ऑल, कुछ कंट्रीज टेररिज्म को सपोर्ट करने के लिए उसमें चंदा दे देते हैं, डोनेट कर देते हैं, और वो पैसा का मिसयूज हो जाता है फॉर यूजिंग टेररिस्ट, फॉर क्रिएटिंग वायलेंस वर्ल्ड वाइड, जिसके सब देश भुक्तभोगी है। एवरी कंट्री इज फेसिंग प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ टेररिज्म। अगर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के इनकम कम हो जाएंगे, और तो उनके पास इतना एक्सेस मनी नहीं रहेगा किसी को डोनेट करने के लिए, या टू प्रमोट एनी एक्सट्रीमिस्ट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस। वो पैसा ही नहीं देंगे, तो आगे टेररिस्ट को मतलब अम्यूनिशन खरीदने के लिए पैसा नहीं मिलेगा, ट्रेनिंग करने के लिए पैसा नहीं मिलेगा, बैठ के खाने के लिए पैसा नहीं मिलेगा, तो दे विल बी डीमोटिवेटेड और दूसरे काम में लग जाएंगे। इंस्टेड ऑफ डूइंग एनी टेररिस्ट एक्टिविटीज, वो सब दूसरा काम ढूंढना चालू करेंगे, वो बेरोजगार हो जाएंगे। और ये कंट्रीज की मस्ती जो है छोटी कंट्रीज, लेकिन बहुत मस्ती करते, पूरे दुनिया को हिला के रखते हैं। इनकी मोनोपोली खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। 10 साल के बाद आप देखेंगे शायद टेररिज्म नाम का कोई चीज़ ही नहीं बचेगा। छोटे मोटे इंटरनल ग्रुप्स झगड़ा करेंगे, लेकिन ये जो बड़े बड़े बम ब्लास्ट कर देते हैं, मास किलिंग्स कर देते हैं, हवाई जहाज से टावर्स उड़ा देते हैं, 26/11 का बम्बई आतंकी हमला कर देते हैं, जिसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, वो सब इंटरनेशनल फंड है। वो फंड कहीं ना कहीं से आता है, और वो उस कंट्री से आता है जहाँ पे एक्सेस फंड अवेलेबल है। वो एक्सेस फंड एक न एक दिन कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ ऑयल, बिकॉज ऑफ सेल, रिडक्शन ऑफ सेल ऑफ ऑयल।
उनके पास ऑयल पड़ा रह जाएगा लेकिन कोई खरीदेगा नहीं। इंडिया जैसी कंट्री ऑयल खरीदेगी, आज अगर 100 लीटर खरीदती है 10 साल के बाद सिर्फ 20 लीटर खरीदेगी, और शायद वो भी इंटरनल सोर्स से अगर 20 लीटर पूरा हो जाएगा तो वो भी इंपोर्ट बंद कर देगी। ऐसा समय आने वाला, लोग ऑयल तो खाएंगे नहीं, सोना तो खाएंगे नहीं, इंडिया से अनाज मांगेंगे खाने के लिए, भीख मांगेंगे, इंडिया से हाथ पसारेंगे, साहब हमको खाने को दे। जैसा कि अभी हुआ, रसिया ने गेहूँ एक्सपोर्ट बंद कर दिया, यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, तो बहुत सी कंट्री इंडिया के सामने गिड़गिड़ाते हैं कि साहब आप हमारे से तेल ले लो, सोना ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन हमें गेहूँ दे दो, खाने के लिए चावल दे दो। बिकॉज खाना तो प्राइम नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन काइंड। अगर भोजन नहीं मिलेगा, फूड नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। तो अल्टीमेटली इंडिया का टाइम अच्छा आने वाला है, ये मैं अपने मन से सोच रहा हूँ, ये मेरे खुद के एनालिसिस हैं, मैंने किसी का ऐसा सुना नहीं है, मेरे खुद के विचार हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। कृपया इसके ऊपर आप भी ध्यान दीजिए। और आपको जो फ्यूचर प्लानिंग करना है, कुछ लोग इंडिया छोड़ के बाहर जाके बसना चाहते हैं, नो डोंट गो। इंडिया इज गोइंग टू बिकम गोल्डन कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ लोग आएंगे सेटल होने के लिए, ऐसा समय आने वाला है। इंडिया इज गोइंग टू बी ग्रेट नेशन इन अमॉन्ग्स्ट ऑल नेशन अक्रॉस द ग्लोब। इस बात को आप गांठ बांध के लिख लीजिए और इसी हिसाब से आप अपना आगे का प्लानिंग कीजिए। बच्चों को भी समझाइए कि भाई इंडिया इज गोइंग टू बी द सुपर पावर शॉर्टली इन 10 years ऑफ टाइम, 20 years ऑफ टाइम। जैसा कि सरकार ने घोषणा किया है 2047 तक इंडिया इज गोइंग टू बी ए डेवलप्ड कंट्री। ये बहुत बड़ी घोषणा प्राइम मिनिस्टर ने की है। डेवलप्ड कंट्री का मतलब आप समझ रहे, पूरे दुनिया में 3 से 4 ही कंट्री है जो फुल्ली डेवलप्ड कंट्री माने जाते हैं। फ्रांस है, USA है, कनाडा है, चाइना है। हम उनके कतार में खड़ा होने वाले